हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक नई प्लेलिस्ट शुरू करी है लीनियर अलजेब्रा, जिसके अंदर हम वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल देखे, नॉन एग्जांपल ऑफ वेक्टर स्पेस के, कुछ ऐसे एग्जांपल जो वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब जानते ही हैं कि जिस तरह से किसी सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है, एक ग्रुप का सब ग्रुप होता है, राइट, और फील्ड का सब फील्ड होता है, उसी तरह से वेक्टर स्पेस का भी वेक्टर सब स्पेस का वेक्टर स्पेस का भी जो है सब स्पेस होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका बड़ा सेट होता है, सुपर सेट होता है, इसी में से कुछ एलिमेंट्स हम निकालते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सबसेट में कोई ऑपरेशन का काम नहीं है, ग्रुप में जो है ऑपरेशन होता है, तो ये जो सब ग्रुप है, ये सबसे पहली बात ग्रुप का सबसेट होता है। फिर उस ऑपरेशन के तहत ये अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तो सब ग्रुप बनाता है। उसी तरह से वेक्टर स्पेस का सबसेट लेंगे, और अगर वो सबसेट उन्हीं ऑपरेशन के साथ वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो वो सब स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे वेक्टर सबस्पेस को उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम, और टाइम मिलेगा तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट सबस्पेस। तो सबसे पहले देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी अगर हम V का सबसेट लेते हैं W, ठीक है, यहाँ पे सबसेट जो है ऑब्वियसली वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक, आपका अगर एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी भी सबसेट होता है किसी भी सेट का, लेकिन वो सबस्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों नहीं बनाएगा बाद में बताऊंगी। चलिए, तो कोई भी अगर आप नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हो किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर अ फील्ड F, अब F को कुछ बुक्स में डायरेक्टली F से डिनोट किया गया है, और कुछ में जो है यहाँ पे बार लगा देते हैं, कुछ ऐसा लाइन लगा देते हैं। ठीक है, सो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो। ओके, तो ओवर अ फील्ड F is called subspace if W is vector space over F with operation of addition and multiplication defined on V। अगर जो है W अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है उन्हीं ऑपरेशन के साथ जो V के अंदर है। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने ये कहा कि W को जो है वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी होगी, लेकिन वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए दो क्लोजर वाली हो गई, एक एडिशन में क्लोजर, एक मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर, उसके अलावा 8 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे कम्यूटेटिविटी है। कम्यूटेटिविटी अगर V के सारे एलिमेंट पे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली W के भी लगेंगे। एसोसिएटिविटी अगर V के लग रहे हैं तो W पे भी लगेंगे। तो ये चीज़ें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो दो प्रॉपर्टी, एक कौन सी, जैसे कि एक है कि एडिटिव इन्वर्स का एग्जिस्ट करना, और एक है ज़ीरो। तो हम जो है जो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। उसमें हम चेक करते हैं कि क्या वो क्लोज्ड है कि नहीं है। बाकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली हमें सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है। कौन सी? नंबर 1 कि जब जब आप x, y W से लेते हो, ठीक है, यहाँ पे वेनेवर लिख देना, वेनेवर x, y बिलोंग्स टू W, x प्लस y जो है वो W में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन के साथ। दूसरा कि अगर आप जब जब C जो है वो फील्ड से लोगे, X जो है वो W से लोगे, तो उस केस में आपका CX W में जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें बस एक क्या देखना है कि क्या वो क्लोज्ड है विथ एडिशन, क्लोज्ड है विथ मल्टीप्लिकेशन। फिर जैसे कि अगर ये वेक्टर V है, सेट V है, वेक्टर स्पेस V है, और इसका यहाँ कहीं अगर मान लीजिए ये 0 वेक्टर है और हमने W ये चूज़ कर लिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो 0 है वो W के अंदर हो। ठीक है, इसीलिए 0 की बात है, W हैज़ अ 0 वेक्टर। तो इस चीज़ को हम निश्चित करते हैं कि W के पास जो है 0 वेक्टर है कि नहीं है।
ठीक है, तो ये चीज़ भी चेक करना ज़रूरी होता है हमारे पास। और फिर फोर्थ कि ईच वेक्टर इन W हैज़ एन एडिटिव इन्वर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टी हमें देखनी होती है। नंबर 1 क्लोजर है कि नहीं है एडिशन के साथ, क्लोजर है कि नहीं है मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसके पास 0 वेक्टर है कि नहीं है, और चौथा कि इसके पास एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं है। ठीक है, ये तो प्रॉपर डेफिनेशन हो गई सब स्पेस की। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, तो हम जानेंगे कि हमें हमेशा ये 4 प्रॉपर्टीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको और छोटे रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम जो है समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेसिक समझोगे तभी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिर से मैं बार बार नहीं लिखूंगी कि W जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है V का, वो सबस्पेस बनाता है ओवर फील्ड F इफ़ एंड ओनली इफ। तो पहले हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें 4 चीज़ें थी, अब उसमें से एक गायब हो चुकी है। वो कौन सी? एडिटिव इन्वर्स वाली। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें होल्ड हो रही हैं तो वो एडिटिव इन्वर्स भी और बाकी प्रॉपर्टी भी अपने आप होल्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है। तो पहले हम फॉरवर्ड में लेके चलते हैं। पहले हम क्या लेके चलेंगे कि लेट W बी सब स्पेस। ठीक है, और आपने क्या कर देना, इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर W सब स्पेस है देन इट इज़ ऑब्वियसली x plus y belongs to W whenever x comma y belongs to W। ठीक है, क्लोज्ड होगा क्योंकि सब स्पेस है तो अपने आप में वेक्टर स्पेस है। और सिमिलरली CX belongs to W whenever, यही चीज़ whenever आपका C जो है हम फील्ड से लेंगे और X जो है वो W से लेंगे। अब रही बात ज़ीरो की, तो ज़ीरो पर यहाँ पे थोड़ा सा यूनिकनेस की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जो ज़ीरो है उसको हम प्रूफ करें कि जो वेक्टर स्पेस का ज़ीरो है वही इसका भी है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा मेंबर हो, पॉसिबिलिटी तो है ना, हो सकता है कि ऐसा मेंबर W में हो जो ज़ीरो की तरह काम करता हो, या फिर नहीं कि हर किसी एलिमेंट के साथ अगर उसको ऐड किया जाए तो वही एलिमेंट वापस आए। तो हमने इंश्योर करना है कि नहीं, जो ज़ीरो V का है वही ज़ीरो W का भी है। ठीक है, सो एक चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि W सब स्पेस है, सो लेट ज़ीरो डैश बी ज़ीरो ऑफ W। हमें बस ये प्रूव करना है कि ये ज़ीरो डैश जो है वो W का ही है। ठीक है, अगर ज़ीरो डैश वो W का ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस ज़ीरो डैश x के बराबर आएगा। ठीक है, लेकिन ऑल्सो जो ज़ीरो है वो क्या है, V का भी ज़ीरो है तो वो भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू x। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये कह सकते हो कि ज़ीरो और ज़ीरो डैश सेम है। ठीक है, सो यू कैन से फ्रॉम बोथ दिस इम्प्लाइज कि ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो डैश। ओके, ठीक है, अब जो है हमें इसका रिवर्स लेके चलना है। रिवर्स में हम ये लेके चलेंगे कि अगर ये 3 प्रॉपर्टी होल्ड हो रही हैं तो आपका W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। अब क्योंकि डेफिनेशन में हमें पता है कि डेफिनेशन में हमें 4 चीज़ें प्रूव करनी होती है W को सब स्पेस दिखाने के लिए। नंबर 1 कि वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो x प्लस वाई बिलोंग्स टू W, ये चीज़ तो ऑलरेडी होल्ड हो गई है। ठीक है, क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं, हमने W को सब स्पेस दिखाना है। नंबर 2 भी जो है CX बिलोंग्स टू W, ये भी होल्ड हो रही है क्योंकि इसी में लिखा हुआ है। नंबर 3 ज़ीरो बिलोंग्स टू W, ये भी इसमें लिखा हुआ है तो ये भी होल्ड हो गया। बस हमने क्या शो करना है कि इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ करोगे, CX बिलोंग्स टू W। तो बहुत सिंपल सी बात है कि C इज़ इक्वल टू -1 ले लीजिए। ठीक है, -1 कैसे, क्योंकि फील्ड है उसमें 1 भी होगा, तो फील्ड है तो उसमें -1 भी होगा, राइट। तो उस हिसाब से -1 भी होना चाहिए। तो जब आप -1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -x। और ये कहता है कि CX जो है W में बिलोंग करता है, तो -x भी W में चला गया। यानी कि हमारी जो डेफिनेशन है उसमें एडिटिव इन्वर्स लिखने की, मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरत नहीं है, बट हम जो है केवल ये 3 प्रॉपर्टी से इंश्योर कर सकते हैं कि W सब स्पेस है। तो होगी एडिटिव इन्वर्स, जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो भी होल्ड हो गई, इसलिए आपका W जो है वो सब स्पेस है।
ठीक है। मैं फिर से कहूँगी कि आपको ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। लेकिन हाँ, आप मोटा मोटा मेरे साथ लिख सकते हैं, क्योंकि बिना लिखे तो मैथ्स होती नहीं है, राइट। अच्छा, अब मैं इसको और रिड्यूस करना चाहती हूँ, मैं इसी चीज़ को और रिड्यूस करना चाहती हूँ, मैं दूसरा थ्योरम बनाना चाहती हूँ। तो उस थ्योरम में यहाँ पे तो 3 प्रॉपर्टी होगी, हम चाहते हैं कि इन तीनों प्रॉपर्टी को जो है एक ही स्टेटमेंट में, एक ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखा जाए, ठीक है। सो इट इज़ कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर F टू बी सब स्पेस इज दैट, या फिर इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि W इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F इफ एंड ओनली इफ AU प्लस V बिलोंग्स टू W। चलो तभी हम x ले रहे हैं, तभी y ले रहे हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। AU प्लस V बिलोंग्स टू W whenever U कॉमा V बिलोंग्स टू W एंड ये क्या है, A बिलोंग्स टू F। अब देखो हमने जो है 4 प्रॉपर्टीज़, 4 जो हमारे एक्सियम थे उसमें से 3 पे आ गए, अब उसमें से हम 1 पर आ गए। बस इतना शो करना है कि AU प्लस V जो है वो W में बिलोंग करे, तो हमारा W क्या हो जाए, सब स्पेस हो जाए। और अगर सब स्पेस है तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बस हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, ठीक। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इसको फॉरवर्ड में लेके चलूँगी, मान लिया जाए W जो है वो सब स्पेस है, लेट W को मैं सब स्पेस मान के चलती हूँ, तो क्या ये चीज़ होल्ड होगी? ऑब्वियसली होल्ड होगी, क्योंकि क्या कि AU जो है वो W में बिलोंग करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है, राइट। और V जो है वो W से लिया, तो हमें पता है कि अगर 2 वेक्टर W में हैं, W सब स्पेस है, तो उनका एडिशन भी क्या होगा, W में जाएगा। तो AU प्लस V जो है वो W में जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और नीट तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि let A belongs to F, U belongs to W, then AU belongs to W because of scalar multiplication property। ऐसा लिखने का होता है, ठीक है, क्योंकि अब क्या कहते हैं, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, बार बार लिखना मेरे को लंबा पड़ता है। ओके, अब रिवर्स लेके चलना है, मतलब AU प्लस V ये W में बिलोंग करता है, इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारा W जो है वो सब स्पेस है, ठीक है। तो AU प्लस V का जो है W में जाने का, अगर AU प्लस V W में बिलोंग कर रहा है, वेन एवर U एंड V बिलोंग्स टू W, A बिलोंग्स टू F, तो हमारा W सब स्पेस हो जाएगा। तो मुझे इससे पहले जो थ्योरम है उसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है, वो 3 प्रॉपर्टी मेरे को सेटिस्फाई करानी होगी। सो अगर मैं A इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, ठीक है, तो आपका U प्लस V W में चला जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 होल्ड हो गई, क्लोजर विथ एडिशन। अगर मैं V लेती हूँ 0, तो AU आपको पता होना चाहिए, वेक्टर में 0 ऐड करोगे तो वही वेक्टर वापस से मिलता है। तो AU जो है वो W में बिलोंग करेगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 होल्ड हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली। और तीसरी हमको बस क्या देखना है कि क्या उसमें 0 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप U को भी 0 लो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि नहीं U और V को 0 कैसे लेंगे, नहीं ये गलत हो गया। देखो मैंने यहाँ पे V इज इक्वल टू 0 ले लिया, मैंने पहले ही कह दिया कि W जो है वो सब, मतलब W के पास 0 वेक्टर बिलोंग करता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि इसके पास 0 वेक्टर है, तब ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो ये सॉल्व करने का सही तरीका नहीं है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं, A तो मैं 1 ले सकती हूँ क्योंकि वो फील्ड का है, ठीक है। तो U प्लस V बिलोंग्स टू W। दूसरा मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है कि वो उसमें बिलोंग करे, लेकिन उससे पहले मेरे को ये दिखाना होगा कि इसके अंदर 0 है। तो वो मैं कैसे दिखाऊंगी, वो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि U और V को मैं बराबर लेके चलती हूँ, ठीक है, और A को लेती हूँ -1। तो ये क्या बन जाएगा, -1 इंटू U, -U बन जाएगा, ठीक है, और प्लस U बन जाएगा। अब आपको पता है कि V में
ये u जो है कोई वेक्टर है और ये उसका एडिटिव इन्वर्स है, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये वाली मेथड, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ये जो है w में बिलोंग करता है, यानी कि ये w में बिलोंग करता है, यानी कि 0 जो है वो w में बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब है 0 हमारा w में बिलोंग कर गया। अब मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ भाई v को आप ले लो 0, तो v को 0 ले लिया यहाँ पर, तब au जो है वो w में बिलोंग करेगा। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी, ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। पहला था कि दोनों का एडिशन वो w में जाता है, फिर उसके बाद 0 वो w में बिलोंग करता है, उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये क्या है, क्लोज है, तो इसीलिए W इज सब स्पेस। ओके, तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखिए, आप पहले ही v इज इक्वल टू 0 लेकर नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो मेरे लिए अब इतना काफ़ी है, au प्लस वी बिलोंग्स टू w। अब इसी को कई बार ऐसे भी यूज़ करते हैं, इसी चीज़ को au प्लस बी वी बिलोंग्स टू w, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार इसको यूज़ करते हैं, कई बार ये भी चल जाता है। ठीक है, तो अब हमें किसी भी सबसेट ऑफ v को सबस्पेस दिखाने के लिए इतना दिखाना इनफ है बस। ओके, सो दिस वाज योर अनदर थियरम। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हमको चलना चाहिए एग्जाम्पल्स की तरफ। ठीक है, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम किया था, एग्जाम्पल किए थे फिर नॉन एग्जाम्पल किए थे, उसी तरह से सबस्पेस के हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, फिर उसके बाद हम नॉन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि कौन से नॉन एग्जाम्पल होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस एग्जाम्पल्स। ओके, नंबर 1, हमने मैट्रिक्स का सेट देखा था कि जो मैट्रिक्स का सेट है वो एक एडिशन मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, इसके तहत वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि इसके पॉसिबल सबस्पेसेस कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं V ले रही हूँ M n क्रॉस n ओवर अ फील्ड F वाली मैट्रिक्स, सॉरी वाली वेक्टर स्पेस, इसके अंदर m क्रॉस n यानी कि सारे स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, जिसके अंदर जो एलिमेंट है वो फील्ड F से हैं। हमें पता है विथ यूजुअल जो भी एडिशन होता है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे ये जो है एक वेक्टर स्पेस बनाता है। अब हमने ये देखना है कि इसके जो है सब स्पेसेस क्या हो सकते हैं, तो उसमें से एक सब स्पेस है सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैं W लेती हूँ, सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि वो मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज लेने पर वापस से आ जाती हैं। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब पता है ना आपको, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। ठीक है, तो ऐसे सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन जो सिमेट्रिक है, क्या वो इसका सबस्पेस बनाता है या नहीं बनाता है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, या तो आप जो है डायरेक्टली अगर प्रूव कर सकते हो AU प्लस BV बिलोंग्स टू W तो भी सही है, या तो आप जो है ये कह सकते हो कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन सिमेट्रिक होता है, जो ज़ीरो मैट्रिक्स होती है वो भी सिमेट्रिक होती है, और किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी सिमेट्रिक होती है। मैं आपको इस वाले एग्जांपल में दोनों तरीके से बता देती हूँ। ठीक है, सो मेथड नंबर 1, तो पहले वाले मेथड में पहला क्या था कि क्या इसमें ज़ीरो वेक्टर बिलोंग करता है कि नहीं है। सो ऑब्वियसली जो ज़ीरो मैट्रिक्स है, स्क्वायर की बात चल रही है, ओके, M ये चीज़ नहीं लिखूँगी मैं। सो जो जीरो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होती है, क्योंकि आप ज़ीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे स्क्वायर मैट्रिक्स का तो वो फिर से जो है वही बनाता है, राइट। सो ज़ीरो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि W में बिलोंग करेगा, यानी कि इसके पास ज़ीरो वेक्टर है। दूसरे नंबर कि अगर A भी क्या है, A और B मैं W से ले रही हूँ, यानी क्या कि A ट्रांसपोज A के बराबर है, B
ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि किसके बराबर है, ए प्लस बी, यानी क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी आ गया, है ना। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी एडिशन ऑफ टू वेक्टर वो फिर से किस में चला गया, डब्ल्यू में चला गया। तीसरी बात कि अगर मैं किसी स्केलर सी, जैसे फील्ड से ले लिया मैंने, और ए मैंने जो है वो डब्ल्यू से ले लिया, और मैं किसी मैट्रिक्स ए को, ऑब्वियसली वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसको सी से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर इसका ट्रांसपोज लेती हूँ, तो पता है आपको कि सी बाहर आ जाता है, क्योंकि वो स्केलर है, उसका ट्रांसपोज तो क्या ही होने वाला है, और ये ए ट्रांसपोज तो सी ए आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फिर से देखो, सी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, सी आ गया। इसका मतलब ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये क्लोज्ड है, तो तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, राइट। इसका मतलब ये है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट है वो सबस्पेस बनाता है। नहीं तो आप डायरेक्टली ये कर लेते हैं, हमें दूसरा क्या करना होता है कि ए यू प्लस बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये चीज़ दिखानी होती है, ठीक है। तो आप जो है ए कॉमा बी डब्ल्यू से ले लीजिए, और ए कॉमा बी स्मॉल ए कॉमा बी फील्ड से ले लीजिए। अब मुझे क्या देखना है कि क्या ए प्लस ए यू प्लस बी वी, यानी क्या कि ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी, ठीक है, क्योंकि वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं मैट्रिक्स, इनको आप जो है स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, उनका ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या ये डब्ल्यू में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब ट्रांसपोज लेने के लिए ट्रांसपोज क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि ये ए इंटू कैपिटल ए ट्रांसपोज प्लस बी इंटू कैपिटल बी ट्रांसपोज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब देखो ये स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, तो ए ट्रांसपोज बच जाएगा, ये भी स्केलर है, बी ट्रांसपोज। अब आपको पता है कि क्योंकि ए और बी डब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सेट हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे वो हैं, कलेक्शन है, तो ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया, जो कि यही है ना। तो ये जो है इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, इसीलिए डब्ल्यू इज सबस्पेस। सेम बात है, ठीक है। सो दिस वाज योर मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अब हमारे लिए जो जहाँ पे जो आसान रहेगा हम वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं चाहो तो। और अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ओके। अब क्योंकि मैट्रिक्स की बात चल रही है तो मैं चाहती हूँ कि हम मतलब एक बार मैट्रिक्स के ही सबस्पेस देख लेते हैं। अब मैं जो है अभी तक मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कलेक्शन करा, अब जो है डायगोनल मैट्रिक्स का कलेक्शन करते हैं, ओके। सो लेट डब्ल्यू इज सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या, कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन ज़ीरो होते हैं, बाकी सारे ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। अब ये चीज़ भी क्लियर है कि आपका जो ये भी स्क्वायर वाली मैट्रिक्स की बात चल रही है, ठीक है। पहली बात कि यहाँ पर हम बात कर सकते हैं तीन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। यहाँ पे ए यू प्लस बी वी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि हम तीन प्रॉपर्टी को दिखा देते हैं। अब आपको पता है कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो भी कैसी मैट्रिक्स होती है, ये भी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना। बीच का डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो ही तो हैं, राइट। ऐसा डायगोनल मतलब क्या है कि ये बीच के छोड़कर बाकी सारे ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में भी यही बात है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। दूसरी बात, अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उनका एडिशन भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी कि अगर ए और बी मैं डब्ल्यू से ले रही हूँ, दिस इम्प्लाइज कि ए प्लस बी भी क्या होगा, डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, क्योंकि जब आप दो डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हो ए बी सी, अब बाकी 0 0 0 0,
और दूसरा ले रहे हो आप, मान लीजिए ए डैश 0 0, बी डैश, सी डैश 0 0 0 0। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये डायगोनल वाले डायगोनल के साथ ही ऐड हो जाएंगे, बाकी तो 0 ही रहेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो इनसे ऐड करने के बाद मिलने वाला है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो ये भी W में बिलोंग करेगा। तीसरी बात, वही सेम चीज़, अगर मैं इसी डायगोनल मैट्रिक्स को किसी C से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो ये जो C जो है 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनेगा। सिर्फ नॉन ज़ीरो किसके साथ बनेगा, इन तीनों में से जो भी नॉन ज़ीरो होंगे उनके साथ बनेगा, राइट। तो अगर C मैं जो है वो फील्ड से लेती हूँ और AW से लेती हूँ तो ऑब्वियसली CA भी क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, राइट। तो इसीलिए आपका ये प्रॉपर्टी भी ओल्ड हो रही है, ये भी। सो W इज़ सब स्पेस। अब आप एक चीज़ देखो, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले MN/N की मैट्रिक्स देखी, फिर उसके बाद उनमें से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स छांटे, राइट। फिर हमने ये भी देखा कि इनमें से हम डायगोनल वाले भी तो छांट सकते थे, है ना। तो इस तरह से देखो ये भी सब स्पेस बना देगा। ओके, अच्छा एक और है मैट्रिक्स के ऊपर एग्जाम्पल, देखते हैं आज कितने एग्जाम्पल हो पाते हैं। तो वी लूँगी मैं फिर से N/N की जितने भी मैट्रिक्स हैं उनका कलेक्शन, जो कि अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाता है। अब देखते हैं कि W क्या बनता है, W क्या है इसमें। So set of N/N matrices having trace equal to 0. Set of N/N matrices having trace equal to 0। अब आपको पता है कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ट्रेस का मतलब है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनका एडिशन। तो इसका ट्रेस कितना हो गया, 1 + 5 इज़ 6 + 9 इज़ 15। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रेस। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 15, तो ये जो है इसमें बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो मैट्रिक्स होंगे जिनका ट्रेस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या ये एक सब स्पेस बनाता है, और आंसर है बिल्कुल बनाता है। क्यों बनाता है, देखो पहली बात, 0 मैट्रिक्स तो इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स का ट्रेस कितना होगा, 0 होगा। डायगोनल एलिमेंट उसके सारे 0 होते हैं, तो सबका एडिशन 0 आ जाएगा। सो 0 मैट्रिक्स बिलोंग्स टू W। या फिर इसमें हम जो है प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे, वैसे प्रॉपर्टी सिंपल थी इसकी, आई थिंक सो प्रॉपर्टी लगानी चाहिए हमको। प्रॉपर्टी ये है कि हम दूसरा वाला जो हमने दूसरी थ्योरम यूज़ करी थी कि AU + V बिलोंग्स टू W, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, या फिर AU + VV बिलोंग्स टू W। अब देखो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए जैसे कि A M1 है, B M2 है, ये कोई भी ट्रेस, मतलब मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ, अगर मैं इसका ट्रेस लेती हूँ TR, स्मॉल TR, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके A × ट्रेस ऑफ M1 प्लस B × ट्रेस ऑफ M2। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए, तो अब आसान हो गया कि मान लीजिए आप A और B लेते हैं फील्ड से, और M1 M2 लेते हैं W से। अगर M1 M2 W से ले रहे हो तो इसका मतलब है कि ट्रेस ऑफ M1 = 0 और ट्रेस ऑफ M2 = 0। अब इसमें पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ AM1 +
BM2 इज इक्वल टू कितना, A इंटू ये कितना है, ट्रेस ऑफ M1 कितना है, 0 है, प्लस B इंटू ट्रेस ऑफ M2 इज 0, यानी कि 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक, ओके। सो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि सेट ऑफ ऑल m by n matrices having trace equal to 0 forms subspace of vector space V, where V is set of m by n matrices, square matrices। ठीक, तो आई थिंक सो मैट्रिक्स के ऊपर एक और है, लेकिन वो आप खुद सॉल्व करोगे, ये आप कह सकते हो कि होमवर्क में है। ये उसी के जैसे है, डायगोनल मैट्रिक्स जैसे। ठीक है, अब एग्जाम्पल पता नहीं कितने हो गए, मैंने गिने नहीं। सो एक होमवर्क है, सेट ऑफ ऑल n बाय, दिस इज सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें जो है आई थिंक सो m बाय n लेके रखा है, ज़रूरी नहीं है इसमें स्क्वायर मैट्राइसेस हो। तो ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्राइसेस है वो m बाय n की भी हो सकती है। ठीक, तो आपने कहना है, आपने प्रूफ करना है कि ये जो है इसका सबस्पेस है। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए, तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो लेक्चर पे यहीं पे समाप्त करना चाहिए। आज के लिए इतने एग्जाम्पल 2-3 काफ़ी हैं, क्योंकि हमने सबस्पेस का डेफिनेशन भी देख लिया है। और एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिस पे हम टोटली कमिट करेंगे वीडियो जो कि सबस्पेस के एग्जाम्पल्स के लिए होगा। उसके बाद हो सकता है नॉन एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियो निकालूंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही है, इसको पढ़िए। हाँ, इसके जो नोट्स हैं वो जल्द ही आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी मैं। और इससे पिछले वाला जो था वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।